नमस्ते और वेलकम है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर हमारी सीरीज के इस फाइनल एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं तीन पड़ोसी देश इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये एनालिटिकल पर्सपेक्टिव आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है इनकी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक स्टोरीज को समझने के लिए। जॉन एफ कैनेडी का ये कोट कितना अजीब है ना, बिल्कुल परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट सेट करता है। ये तीन देश सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, इनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और शायद इसीलिए ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि इनके इकोनॉमिक सफर इतने अलग, इतने डिफरेंट क्यों रहे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम उनकी शेयर्ड हिस्ट्री देखेंगे, फिर उनके अलग अलग डेवलपमेंट पाथ्स को समझेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स पर उन्हें कंपेयर करेंगे, उनकी स्ट्रैटेजीज का एक अप्रेजल करेंगे और आखिर में आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए कुछ सवाल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स गो बैक इन टाइम, क्योंकि इन तीनों देशों ने अपना डेवलपमेंट का सफर एक बहुत ही सिमिलर स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू किया था और चैलेंजेस भी लगभग एक जैसे ही आ रहे थे। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। इमेजिन कीजिए 1950s में तीनों देशों ने प्लान डेवलपमेंट की शुरुआत की और उस वक्त उन सब की पर कैपिटा इनकम लगभग ऑलमोस्ट द सेम थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर सबने रेस एक ही स्टार्टिंग लाइन से शुरू की तो आज इनके बीच इतना बड़ा फर्क क्यों है? और इसी क्यों का जवाब छुपा है उनके चुने हुए अलग अलग रास्तों में। सो लेट्स डाइव इन और देखते हैं कि इन तीनों ने कौन से यूनिक रास्ते चुने, ऐसे चॉइसेस किए जिन्होंने उनकी किस्मत ही बदल दी। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1950s में इंडिया और पाकिस्तान ने 5 ईयर प्लान्स के साथ एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल चुना, लेकिन चाइना ने एक बिल्कुल अलग रास्ता पकड़ा, एक स्ट्रिक्ट कमांड इकोनॉमी का। फिर आए उनके बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स, जैसे 1958 का ग्रेट लीप फॉरवर्ड। पर असली गेम चेंजर, जो पॉइंट आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, वो है रिफॉर्म्स का टाइम। चाइना ने 1978 में ही इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू कर दिए। सोचो, पाकिस्तान से 10 साल पहले और इंडिया से पूरे 13 साल पहले। दैट इज अ मैसिव हेड स्टार्ट। तो ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी GLF आखिर था क्या? वेल, इसके पीछे आइडिया बहुत एम्बिशियस था कि चाइना को फटाफट एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बना दिया जाए। लोगों को इनकरेज किया गया कि अपने घर के पीछे बैकयार्ड में ही इंडस्ट्रीज लगा लो। खेती को कलेक्टिवाइज कर दिया गया कम्यून सिस्टम के अंडर, जहां सब लोग मिलकर खेती करते थे। कागजों पर प्लान तो बड़ा जबरदस्त लग रहा था, लेकिन इसके नतीजे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक थे। एक सूखा पड़ा और उसमें करीब 3 करोड़ लोगों की मौत हो गई। इट वॉज अ ह्यूमन ट्रेजेडी ऑन अ मैसिव स्केल। तो इतने सालों के अलग अलग सफर के बाद आखिर नतीजा क्या निकला? वेयर डू दीज 3 नेशंस स्टैंड टुडे? लेट्स गेट टू द रिपोर्ट कार्ड। अब हम देखेंगे नंबर्स, द हार्ड डेटा। ओके, लेट्स लुक एट द डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। यहाँ पहले ही एक क्लियर पिक्चर दिखती है। देखिए, पाकिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, 2.1%। वहीं दूसरी तरफ चाइना, जिसने लेट 1970s में अपनी फेमस वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, उनका ग्रोथ रेट सबसे कम है, सिर्फ 0.5%। बट इस पॉलिसी का एक साइड इफेक्ट भी हुआ और वो था स्क्यूड सेक्स रेशो। वैसे आप देखेंगे कि तीनों ही देशों में सेक्स रेशो यानी पर 1000 मेल्स पर फीमेल्स का नंबर काफी कम है, विच इज अ सीरियस इशू। और जब बात आती है अर्बनाइजेशन की यानी शहरीकरण की, तो चाइना इज वे अहेड ऑफ द कर्व। अब ये चार्ट देखिए। दिस इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल टू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस इन देयर ग्रोथ स्टोरीज। चाइना ने क्या किया? उन्होंने अपनी मेजॉरिटी वर्कफोर्स को एग्रीकल्चर से निकालकर सीधा मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट किया और यही मैन्युफैक्चरिंग उनका ग्रोथ इंजन बना। पर इंडिया और पाकिस्तान में स्टोरी अलग है। हमने मैन्युफैक्चरिंग बूम को एक तरह से बाईपास कर दिया। हमारी वर्कफोर्स एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस सेक्टर में जंप कर गई। इसे ही कहते हैं टर्शरी सेक्टर लेड ग्रोथ। और जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को देखते हैं तो फर्क और भी साफ हो जाता है। आई मीन, द डिफरेंस इज जस्ट स्टार्क। चाइना लगभग हर मेट्रिक पर आगे है, चाहे वो HDI रैंक हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो या GDP पर कैपिटा। बट द मोस्ट माइंड बॉगलिंग स्टैटिस्टिक, द रियल सक्सेस स्टोरी, इज पॉवर्टी रिडक्शन। देखिए, चाइना में अब सिर्फ 1.7% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। दैट इज एन अनबिलीवेबल अचीवमेंट। ओके, सो द नंबर्स टेल अस व्हाट हैपेंड। हमने देख लिया कि कौन कहाँ खड़ा है, बट द रियल क्वेश्चन फॉर एनी एनालिस्ट, फॉर एनी UPSC एस्पिरेंट इज व्हाई। ऐसा हुआ क्यों? व्हाट वर द क्रिटिकल फैक्टर्स बिहाइंड दीज डिफरेंट आउटकम्स? चलिए इसका अप्रेजल करते हैं। देखिए, लोग सोचते हैं कि चाइना का सक्सेस स्टोरी 1978 के रिफॉर्म से शुरू हुआ, बट दैट्स ओनली हाफ द ट्रूथ। असली सीक्रेट उनका फाउंडेशनल वर्क था। रिफॉर्म से कई दशक पहले ही उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ में मैसिव इन्वेस्टमेंट किया था।
जब रिफॉर्म्स किए भी तो अचानक से नहीं, पहले छोटे स्केल पर एक्सपेरिमेंट किया और जब वो सक्सेसफुल हुआ तब उसे पूरे देश में स्केल अप किया। प्लस उनके लैंड रिफॉर्म्स बहुत स्ट्रांग थे। इसके बिल्कुल अपोजिट पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखें, वो हमेशा से फॉरेन एड और रेमिटेंसेस यानी बाहर से भेजे गए पैसों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रही। और ऊपर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जब सरकारी स्टेबल ना हो तो कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यूआंस कॉन्सेप्ट पर, जिसे कहते हैं लिबर्टी इंडिकेटर्स। देखिए, अब तक हमने जो भी डेटा देखा उसके हिसाब से तो चाइना क्लियर विनर लगता है ना, बट क्या डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा, हेल्थ और एजुकेशन है? व्हाट अबाउट फ्रीडम, लिबर्टी? यहां आते हैं लिबर्टी इंडिकेटर्स। इनमें क्या क्या आता है? डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, यानी लोगों का सरकार चुनने में हाथ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट्स, आपके मौलिक अधिकार, और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। बहुत से स्कॉलर्स का मानना है कि इन चीजों के बिना ह्यूमन डेवलपमेंट की पिक्चर अधूरी है, इनकम्प्लीट। Alright, we've just पूरा chapter समझ लिया है. We've seen the history, the data and the analysis. Now it's your turn. To really master this topic for your exams, you need to think critically. So let's tackle some tough analytical questions. पहला सवाल आपके लिए, चाइना की प्री 1978 पॉलिसीज जैसे कि कम्युन सिस्टम, उनका रोल क्या था चाइना की बाद की इकोनॉमिक सक्सेस में? आपको इसे क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। सोचिए, क्या इन पॉलिसीज ने आने वाली ग्रोथ के लिए जमीन तैयार की, या ये सिर्फ फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स से जिनका कोई फायदा नहीं हुआ? व्हाट डू यू थिंक? नेक्स्ट अप, एक कंपैरेटिव क्वेश्चन। इंडिया और चाइना के वर्कफोर्स का स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, उसको कंपेयर और कंट्रास्ट कीजिए। सवाल यह है कि इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ को बाईपास करके सीधा एग्रीकल्चर से सर्विसेज पर जंप क्यों लगाई? इसके पीछे क्या कारण थे और इसके नतीजे या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? तीसरा सवाल एक स्टेटमेंट पर बेस्ड है। स्टेटमेंट है, पाकिस्तान्स इकोनॉमिक मॉडल सफर्ड फ्रॉम अ हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। आपको इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है विथ सॉलिड एविडेंस। थिंक अबाउट रेमिटेंसेस, फॉरेन एड, लोन्स और उनका पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा है। और अब आखिरी और सबसे थॉट प्रोवोकिंग सवाल, अगर हम अपनी एनालिसिस में लिबर्टी इंडिकेटर्स को भी शामिल कर लें तो इंडिया और चाइना का कंपैरेटिव असेसमेंट कैसे बदल जाएगा? जरा सोचिए, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? क्या ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ है या इसमें आज़ादी, फ्रीडम भी शामिल है? इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं।